ओके, अब आज हम स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर 3। ओके, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हमने सारे कॉन्सेप्ट हमारे देख लिए थे। अब हमारे सिर्फ सम बाकी है, तो हम अब एक एक करके सारे सम देखेंगे। अब हम स्टार्ट करें यहाँ पे आज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? एज अ फाइनेंशियल एनालिटिकल ऑफ अ लार्ज इलेक्ट्रॉनिकल्स कंपनी, you are required to determine the weighted average cost of capital of the company using a book value weight, बी मार्केट वैल्यू रेट। मतलब कि आपको WACC दो तरीके से ढूंढना है, बुक वैल्यू रेट से, मार्केट वैल्यू रेट से। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर योर द कंपनीज प्रेजेंट बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर इज डिबेंचर ₹100 पर डिबेंचर, 8 लाख के डिबेंचर है हमारे पास। प्रेफरेंस शेयर हमारे पास 2 लाख के है और इक्विटी शेयर 10 लाख रुपए के है। टोटल 20 लाख का हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर है। ऑल दिस सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड इन द कैपिटल मार्केट। रिसेंट प्राइस आर, रिसेंट प्राइस दे दिया है। क्या है रिसेंट प्राइस? डिबेंचर 110 रुपए का है, प्रेफरेंस शेयर 120 रुपए का है, इक्विटी शेयर 22 रुपीज पर शेयर है। ठीक है, अब क्या बोला है यहाँ पे? ₹100 पर डिबेंचर रिडीमेबल एट पार, मतलब कि मुझे रिडम्पशन वैल्यू मुझे पता चल गया। डन। 10 ईयर्स मैच्योरिटी, 11% कूपन रेट एंड 4% फ्लोटेशन कॉस्ट। ठीक है, लास्ट सम में हमने देखा था ये लाइन नहीं दी थी। अगर जब हमको ये लाइन ना दी हो तो यहाँ पे जो मार्केट वैल्यू दिया था उसको ही हम हमारा नेट प्रोसीड मान लेते, राइट। बट यहाँ पे इन लोगों ने हमें क्या बोला है? हमारा जो सेल प्राइस है ना, वो सेल प्राइस है 100 रुपीज। तो इस बार हमें उन्होंने क्लियर कट सम के अंदर ही बता दिए कि हमारा जो सेल प्राइस है ना भाई, वो 100 रुपए है। तो हमें इसी को ही नेट प्रोसीड मानना है, फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करने के बाद। 100 रुपीज के प्रेफरेंस शेयर रिडीम होते हैं एट पार पे। 10 साल की मैच्योरिटी है, 12% का डिविडेंड रेट है। ठीक है, 5% फ्लोटेशन कॉस्ट है। यहाँ पे भी बोल दिया है भाई, जो हमारा सेल प्राइस है ना भाई, वो 100 रुपीज है। डन। इक्विटी शेयर 2 रुपीज फ्लोटेशन कॉस्ट है और सेल प्राइस उसका 22 रुपीज है। मतलब कि मेरा शेयर का नेट प्रोसीड कितना हो जाएगा? 20 रुपीज फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करने के बाद। इन एडिशन द डिविडेंड एक्सपेक्टेड ऑन द इक्विटी शेयर द एंड ऑफ ईयर इज 2 रुपीज पर शेयर। ओके, 2 रुपए पर शेयर एंटिसिपेटेड है। एंटिसिपेटेड ग्रोथ रेट डिविडेंड इज 7%। हमारा जो डिविडेंड है वो 7% से ग्रो करता है। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पे डिविडेंड एक्सपेक्टेड लिखा है, मतलब ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया है D1। द एंटिसिपेटेड 7% का ग्रोथ लिखा है, ये हमारा हो गया है ग्रोथ G। देन द फर्म हैज पार्टिसिपेट फॉर पेइंग ऑल इट्स अर्निंग इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। ठीक है, द कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज 35%। हमारा जो कॉर्पोरेट टैक्स है ना, वो 35% है। एक एक करके ढूंढना स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं? सबसे पहले डिबेंचर ढूंढ लेते हैं, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर ढूंढ लेते हैं और उसके बाद इक्विटी शेयर ढूंढ लेते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर था 3। डन। तो क्वेश्चन 3 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे? सबसे पहले हम ढूंढेंगे कॉस्ट ऑफ डिबेंचर का वैल्यू। तो फर्स्ट केडी, केडी में कौन सा फॉर्मूला आएगा? तो रिडीमेबल वाला आएगा। रिडीमेबल का फॉर्मूला क्या है? I1 - T RV - NP डिवाइड बाय N डिवाइड बाय RV प्लस NP डिवाइड बाय 2। इंटरेस्ट कितना है? तो इंटरेस्ट हमें क्या बोला है? 11% का कूपन रेट है, मतलब कि 100 इंटू 11%, तो हमें हमारा इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो इंटरेस्ट के लिए हमें बोला है 100 रुपीज का एक शेयर है, अरे एक डिबेंचर है, और इंटरेस्ट का परसेंटेज है 11%। डन। 1 माइनस टैक्स हमारा कितना है? तो टैक्स हमें बोला है 35%, तो 0.35 प्लस आरवी। रिडम्पशन वैल्यू क्या है हमारी? तो रिडम्पशन वैल्यू हमें क्या बोला है रिडम्पशन वैल्यू के लिए? रिडम्पशन वैल्यू के लिए हमें बोला है कि डिबेंचर किस पे हो गया? रिडीमेबल एट पार। तो रिडम्पशन वैल्यू मुझे मेरा पता है, आरवी इज इक्वल टू 100 माइनस नेट प्रोसीड हमें ढूंढना पड़ेगा क्योंकि सम के अंदर हमें फ्लोटेशन कॉस्ट दिया है। तो नेट प्रोसीड इज इक्वल टू 100 रुपए का एक शेयर था और फ्लोटेशन कॉस्ट हमारा उसके ऊपर था 4%। डन। तो माइनस 4%, तो ये हमारा हो जाएगा 96 रुपीज। तो 100 माइनस 96 डिवाइड बाय एन, नंबर ऑफ ईयर्स कितने साल के लिए? तो ये मैच्योरिटी है 10 ईयर्स के लिए, तो डिवाइड बाय 10। 100 प्लस 96 डिवाइड बाय 2। डन, हो गया। केडी इज इक्वल टू ढूंढ लेते हैं, 11
1 माइनस 0.35 इंटू 11, तो ये हमारा हो गया 7.15 रुपये, प्लस 100 माइनस 96 मतलब कि 4 डिवाइड बाई 10 0.4, और ये लास्ट में हो जाएगा हमारा 100 प्लस 96 डिवाइड बाई 2 98 इज इक्वल टू 7.15 प्लस 0.4 डिवाइड बाय 98 इंटू 100। तो आपका जो कोस्ट ऑफ डिविडेंड अरे कोस्ट ऑफ डिबेंचर होगा वो होगा 7.70%। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना। ओके, तो कोस्ट ऑफ डिबेंचर हमने सबसे पहले ढूंढ लिया। अब बात करते हैं कोस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर की। तो ये भी कौन सा है, कोस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये भी रिडीमेबल वाला है। तो सेकंड केपी रिडीमेबल है, तो रिडीमेबल का फॉर्मूला क्या होता है, पीडी इज इक्वल टू अरे केपी इज इक्वल टू पीडी प्लस रिडम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड, रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय एन आरवी प्लस एनपी डिवाइड बाय 2। डन। प्रेफरेंस डिविडेंड हमें कैसे मिलेगा, तो 100 रुपए का एक शेयर है, ठीक है, फेस वैल्यू 100 रुपए की है, एंड 12% का डिविडेंड रेट है। तो 100 इंटू 12 प्लस आरवी हमारा कितना है, तो क्या बोला है, ये शेयर हम किस पे करेंगे, रेडीमेड पार पे, तो प्लस 100 माइनस नेट प्रोसीड के लिए क्या बोला है, 5% इन्फ्लेशन कोस्ट है, तो ये हमारा सेल प्राइस में से माइनस हो जाएगा। तो नेट प्रोसीड इज इक्वल टू 100 माइनस 5%, तो ये हमारा हो जाएगा 95 रुपीज। ठीक है, 100 माइनस 95 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, एन कितना है हमारे यहाँ पे, 10 साल की मैच्योरिटी है, तो डिवाइड बाय 10, 100 प्लस 95 डिवाइड बाय 2, केपी इज इक्वल टू 100, ये हो गया हमारा 12 प्लस ये हमारा हो जाएगा 100 माइनस 95 मतलब कि 5 रुपए, 5 डिवाइड बाई 10 0.5, 100 प्लस 95 डिवाइड बाई 2, तो ये हमारा हो जाएगा 97.5 एवरेज आ गया। कर लेते हैं 12.5 डिवाइड बाई 97.5 इंटू 100, तो हमारा केपी है 12.82%। डन। तो हमें हमारा कोस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी मिल गया है। अब इक्विटी शेयर की बारी है, तो थर्ड हमारा होगा कोस्ट ऑफ इक्विटी। कोस्ट ऑफ इक्विटी में हमने देखा ग्रोथ की बात की है, तो कौन सा हमारा गॉर्डन्स का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। गॉर्डन्स का फॉर्मूला क्या बोलता है, D1 डिवाइड बाई P0 प्लस जी। ठीक है, हमारा D1 कितना है, तो हमारा D1 हमने बोला एक्सपेक्टेड डिविडेंड ही डायरेक्ट दे दिया है 2 रुपए, तो 2 डिवाइड बाई P0, P0 ढूंढना है, तो P0 इज इक्वल टू हमारा मार्केट प्राइस क्या है शेयर का, हमारा मार्केट प्राइस है शेयर का 22 रुपीज। कहाँ गया, ये रहा 22 रुपीज, और उसके ऊपर 2 रुपए फ्लोटेशन को सकते हैं, तो 22 माइनस 2, ये हमारा हो जाएगा 20 प्लस ये यहाँ पे लिख दिया 20 प्लस ग्रोथ हमारा कितना है, ग्रोथ हमारा है, ग्रोथ कहाँ पे है? ग्रोथ ये रहा, ग्रोथ हमारा है 7% से, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 0.07, 2 डिवाइड बाई 20 प्लस 0.07, तो ये आपका हो जाएगा 17%। कोस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू 17%। डन। तो हमने ऑलमोस्ट सारी चीजें यहाँ पे हमने अब ढूंढ ली है। अब सम के अंदर हमें ढूंढने को क्या बोला था, तो सम के अंदर हमें ढूंढने को बोला था कि बुक वैल्यू के हिसाब से वेट ढूंढिए और एक मार्केट वैल्यू के हिसाब से WACC ढूंढिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम WACC किसके हिसाब से ढूंढ लेते हैं, बुक वैल्यू के हिसाब से ढूंढ लेते हैं। तो WACC बुक वैल्यू के हिसाब से, तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे आएगा सोर्स, कौन से सोर्स से पैसे आ रहे हैं, देन हमारा क्या आएगा, हमारा आ जाएगा अमाउंट, अरे हाँ उसके बाद आ जाएगा हमारा अमाउंट, वेट, वेट के बाद क्या आ जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एंड देन लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा, लास्ट में हमारा आ जाएगा WACC। डन। सोर्स क्या है, तो सोर्स है डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर, एंड लास्ट में हमारा है, ऐसा करो इसको साथ साथ में लिख देते, डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर और लास्ट में है हमारा इक्विटी। उनका अमाउंट क्या है, 8 लाख, 2 लाख, 10 लाख रुपए, 2 लाख और ये 10 लाख रुपए, तो टोटल ये हमारा हो जाएगा 20 लाख रुपीज।
डन। वेट की बात कर लेते हैं तो 8 डिवाइड बाई 20, तो ये हमारा वेट हो जाएगा 0.4। 2 डिवाइड बाई 20 मतलब कि ये वेट हमारा हो जाएगा 0.10, एंड लास्ट में 10 डिवाइड बाई 20, तो ये हमारा हो जाएगा 0.50। तो ये हमारा हो जाएगा वेट का टोटल। एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम लिख देते हैं फटाफट, 7.70, 7.70। बाद में इक्विटी का था 70%, एंड प्रेफरेंस शेयर का था 12.82। सिंपली मल्टीप्लीकेशन कर देंगे 0.4 इंटू 7.70, तो ये हमारा बन जाएगा 3.08। 0.10 इंटू 12.82, तो ये हमारा बन जाएगा 1.282। 0.50 इंटू 17 आधा ही हो जाएगा 8.5। इसका हम टोटल कर लेते हैं 3.08 प्लस 1.282 प्लस 8.5, तो ये हमारा टोटल हो जाएगा 12.862। तो ये हमें सबसे पहले बुक वैल्यू के हिसाब से हमें हमारे वेट्स मिल गए। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम WACC ढूंढेंगे मार्केट वैल्यू के हिसाब से, राइट। तो सबसे पहले मार्केट वैल्यू के हिसाब से क्या आएगा, सबसे पहले आएगा हमारा सोर्स, देन उसके बाद हमारा क्या आएगा, उसके बाद अब हम मार्केट वैल्यू वेट ढूंढ रहे हैं तो हमारा फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज हो जाता है। हमें क्या चाहिए, नंबर्स चाहिए, बाद में उसका मार्केट वैल्यू चाहिए, तो हमें हमारा अमाउंट मिल जाएगा, राइट। देन हमारा वेट आ जाएगा, एंड देन हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगा COC, देन हमारा WACC आ जाएगा। डन। मार्केट वैल्यू जब भी ढूंढते इतना ही हमारा चेंज होता है, तो सोर्स तो सेम ही है, डिवेंचर, प्रेफरेंस शेयर, एंड लास्ट में हमारा इक्विटी। नंबर ले लेते हैं तो 8 लाख के डिवेंचर है, डिवेंचर का प्राइस मार्केट में 100 रुपए चल रहा है, तो मतलब कि हमने 100 रुपए में सेल किया था, तो ये हमारा पहला बन जाएगा 8000। ठीक है, 100, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 8000। बाद में बात कर लेते हैं प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर 100 रुपए का है 2 लाख के, तो 2 लाख डिवाइड बाय 100 करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 2000। अब बात कर लेते हैं इक्विटी की, इक्विटी 10 लाख की है और 10 रुपए की एक इक्विटी है, मतलब कि एक शून्य चला जाएगा तो ये हो जाएगी 1 लाख रुपए। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसके जो भी मार्केट में राइट नाउ जो भी रेट चल रहा है उसके साथ हम मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। तो मार्केट में क्या रेट चल रहा है, डिबेंचर का 110 रुपए, प्रेफरेंस शेयर का 120 और इक्विटी का 22 रुपए। 110, 120, 110, 120 और 22 रुपए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, रुपीज इन लैख लिखूंगा मैं यहाँ पे। तो 8000 इंटू 110 डिवाइड बाई 1 लाख, तो ये हमारा हो जाएगा 8.8। 2000 इंटू 120 डिवाइड बाई 1 लाख, ये हमारा हो जाएगा 2.2, 2.4। 1 लाख इंटू 22 डिवाइड बाई 1 लाख, तो ये हमारा हो जाएगा 22 लाख रुपीज। ओके, तो यहाँ पे मैंने रुपीज इन लैख लिखे, टोटल हमारा हो जाता है, टोटल हमारा हो जाता है 33.2। ठीक है, अब उसके ऊपर से हम वेट ढूंढ लेंगे, 8.8 डिवाइड बाई 33.2, तो ये पहला वेट हमारा हो जाएगा 0.265। सेकेंड वेट 2.4 डिवाइड बाई 33.2, तो 0.072। 22 डिवाइड बाई 33.2, तो ये हमारा हो जाएगा 0.66, 0.663। डन। तो ये वेट हमारे आ गए। अब COC लिख देते, वही आएंगे जो पुराने कॉस्ट ऑफ कैपिटल थे, वही आएंगे 7.7, 12.82 एंड 17.265 इंटू 7.7, तो ये हमारे हो जाएंगे 2.05, 2.04, 0.072 इंटू 12.82, तो ये हमारा हो जाएगा 0.92, 17 इंटू 0.603, तो ये हमारा हो जाएगा 0.603 इंटू 17, ये हमारा हो जाएगा 10.251 सेकेंड। ये 663 है, 603 नहीं है। 0.663 मल्टीप्लीकेशन बाय 17, तो ये हमारा हो जाएगा 11.27, तो हमारा टोटल हो जाएगा 0.92 प्लस 2.04,
डन। तो ये हमारा टोटल हो जाएगा 14.23। डन। तो हमें दोनों की दोनों चीजें ढूंढ ली। डन। खत्म हो गया हमारा सम इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 तो हम स्टार्ट करते हैं। अपकमिंग एग्जाम में कभी भी ऐसा एक क्वेश्चन हमें क्वेश्चन नंबर 5 अपकमिंग एग्जाम में ऐसा कभी भी हमें एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। क्या बोल रहे हैं? एबीसी लिमिटेड है, फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर है विच इज कंसिडर्ड टू बी ऑप्टिमम एज ऑन 31 मार्च 2019। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? 14% का डिबेंचर है वो 30 लाख रुपए का है। 11% का प्रेफरेंस शेयर है वो 10 लाख रुपए का है। इक्विटी शेयर हमारे 10,000 शेयर है, 1,60,00,000 के। टोटल 2 करोड़ का हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर है। द कंपनी शेयर हैज अ मार्केट प्राइस। कंपनी शेयर का जो मार्केट प्राइस है ना वो 236 है, मतलब कि P0 है। नेक्स्ट ईयर डिविडेंड पर शेयर इज 50%, मतलब कि जो भी हमारा डिविडेंड है वो 50% है ऑफ ईयर 2019 ईपीएस। द फॉलोइंग क्या बोल रहा है? नेक्स्ट ईयर डिविडेंड पर शेयर इज 50% ऑफ ईयर 2019 ईपीएस, मतलब कि जो भी हमारा 2019 का ईयर है ना उसमें जो भी हमारा रिटेन अर्निंग है ना उसका 50% हमने डिविडेंड पे किया है और 50% हमने रिटेन अर्निंग की तरह रखा है। The following is the trend of EPS of the preceding 10 years which is expected to continue in future। ये जो ट्रेंड चल रहा है इसके हिसाब से ही आगे, मतलब कि आगे मतलब क्या, 2020 में भी हम इससे ये जितना बढ़ा है ना उससे उतना ही हम बढ़ा के दे देंगे। 2021 में भी हम उतना ही बढ़ा के दे देंगे। मतलब कि ये टेबल आपको किसके लिए दिया है? ये टेबल आपको प्योरली ग्रोथ ढूंढने के लिए दिया है। अब ग्रोथ आप यहाँ पे दो तरीके से ढूंढ सकते हो। पहला पहला क्या है? 10%, 10 + 10% तो आपका हो गया 11। 11 में आपने 10% ऐड करोगे तो हो गया 12.10। ठीक है, तो एक तो ये मेथड है। अब ये 10% मैंने ढूंढा कैसे, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। एक चैप्टर था हमारा, कौन से चैप्टर में हमने गिना था? लिवरेज में, शायद लिवरेज में हमने गिना था। हमने क्या लिया था? परसेंटेज ढूंढने के लिए जो न्यू वैल्यू ओल्ड वैल्यू है उसको न्यू वैल्यू से माइनस कर दो। न्यू वैल्यू, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू डिवाइड बाय ओल्ड वैल्यू इनटू 100। ऐसा एक हमने देखा था। अब हम यहाँ पे सिर्फ एक साल का ही ले सकते हैं। आप बोलो इसका और इसका ले लो तो कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। कभी भी आप ऐसा करोगे ना तो कभी भी आपका है ना आंसर राइट नहीं आएगा। 23.60 माइनस 10 डिवाइड बाय 23.16 इंटू 100। हाँ, तो कभी भी आपका वहां पे आंसर राइट नहीं आएगा। इस फॉर्मूला का यूज आप कब कर सकते हो? जब एक ही साल में चेंज हो रहा है, मतलब कि 2010 और 11 आप उठा के ये कर सकते हो। तो मेरा न्यू वैल्यू क्या है? 11 रुपीज। ओल्ड वैल्यू मेरा 10 रुपीज है, डिवाइड बाय ओल्ड वैल्यू मेरा 10 है इंटू 100। तो यहाँ पे क्या आएगा? 1/10 इंटू 100। तो ये आपका क्या हो गया? 10%। ठीक है, एक ये वाला मेथड है। ऐसे आप फर्स्ट ईयर का ढूंढ लो। अब आपको क्या मिल गया? 10% है। 10 + 10% करोगे 11 आ जाएगा। 11 में 10% ऐड करोगे 12.10 आ जाएगा। 12.10 में ऐड करोगे 30। तो एक तो ये तरीके से ग्रोथ ढूंढ सकते हो। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है, हमने एक फॉर्मूला देखा था। क्या था? 23.60 डिवाइड बाय 10 √n-1। तो कितने साल है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 साल है। तो हमारा n था 9। तो एक ये फॉर्मूला था, इसके यूज से भी आप ग्रोथ ढूंढ सकते हो। इसका भी कुछ आएगा 10.009 समथिंग, मतलब कि 10%। ठीक है, आप दोनों में से कोई भी मेथड वहां पे शो करके आ सकते हो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, डिलीट। डन। तो ये पूरा टेबल सिर्फ ग्रोथ ढूंढने के लिए हमें दिया था। द कंपनी इश्यूड न्यू डिबेंचर। ओके, कंपनी का ऊपर तो कैपिटल स्ट्रक्चर हमें दिया है, बाद में क्या बोला है? कंपनी न्यू डिबेंचर इश्यू करे, न्यू डिबेंचर इश्यू करेंगे 60% का, जिसका रेट रहेगा, जिसका करंट मार्केट प्राइस है 96 रुपीज। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर जो है वो 9 रुपए 20 रुपए के हैं विथ एन्युअल, with the annual dividend of rupees 1.1 per share were also issued। the company is a 50% tax bracket। ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर का हमें यहाँ पे वैल्यू दे दिया है। तो डिबेंचर का वैल्यू
प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू की बात कर ली है। अब हमें यहाँ पे ढूंढने को क्या बोला है, कैलकुलेट आफ्टर टैक्स। ओके, आफ्टर टैक्स हमें चीजें ढूंढनी है, कौन सी, कॉस्ट ऑफ न्यू डेट मतलब कि इसकी बात कर रहा है, कॉस्ट ऑफ न्यू प्रेफरेंस शेयर मतलब कि इसकी बात कर रहा है, न्यू इक्विटी शेयर, नए इक्विटी शेयर हमें बताया नहीं है कौन से, बट क्या बोला है, कंज्यूमिंग अ न्यू इक्विटी फ्रॉम रिटेन अर्निंग, मतलब कि जो भी हमारा रिटेन अर्निंग है उसको अगर मैं इक्विटी में कन्वर्ट कर दूं तो मेरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या आएगा। ठीक है, डन। ये ए हो गया। बी क्या ढूंढने के लिए बोला है, बी बोला है कैलकुलेट मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल व्हेन नो न्यू शेयर इश्यूड, मतलब कि हमें WACC ढूंढना है जब कोई भी नया शेयर ना इश्यू हुआ हो। तो इस केस में कोई नया शेयर इश्यू हुआ है, नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी कोई नया शेयर नहीं इश्यू हुआ है, और यहाँ पे मतलब कि ये जो कॉस्ट आएगी उसका हमें मल्टीप्लीकेशन करके हमें WACC ढूंढना है। बाद में क्या बोला है, compute the amount that can be spent for a capital investment before new ordinary share must be sold, okay, assuming the retained earning next year invested are 50% of 2019। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, जो भी मेरा रिटेन अर्निंग है उसको यूज कर लू, कहां तक का मैं रिटेन अर्निंग यूज कर सकता हूं, जिसकी वजह से मतलब कि ये क्या बोलना चाहते हैं, मेरा रिटेन अर्निंग कितना है मेरे पास जिसको मैं यूज कर लूं, उसके बाद मुझे इक्विटी शेयर इश्यू करने पड़ेंगे, ये बोल रहा है। ठीक है, और कंप्यूटेड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल व्हेन द फंड एक्सीड्स द अमाउंट ऑफ कैलकुलेट इन सी, सी में जो अमाउंट आएगा अगर वो एक्सीड हो जाता है तो हमें नया कैपिटल नया इक्विटी शेयर इश्यू करना पड़ेगा, अज्यूमिंग न्यू इक्विटी इज इश्यूड 200 रुपीज पर शेयर। ठीक है, एकदम ईजी सम है, वो पढ़ने में है ना बड़ा बड़ा लग रहा है बट ईजी है। क्वेश्चन नंबर 5 डन। सबसे पहले हमारे पास था ए के अंदर था 1, 1 में हमें क्या ढूंढने को बोला था, 1 में हमें ढूंढने को बोला था कॉस्ट ऑफ न्यू डेट। ठीक है, कॉस्ट ऑफ न्यू डेट, तो सबसे पहले हम केडी स्टार्ट करते हैं। तो केडी हमारा जो है उसको इनरिडीमेबल है, तो यहाँ पे इनरिडीमेबल का फॉर्मूला लगेगा, तो केडी इज इक्वल टू I1 - T डिवाइड बाय P0। डन, ये फॉर्मूला से हमें ढूंढना है। तो इंटरेस्ट हमारा कितना है, तो इंटरेस्ट है हमारा 6%। ओके, तो इसका पहले तो फेस वैल्यू हमें ढूंढना पड़ेगा, तो फेस वैल्यू के बारे में यहाँ पे कुछ भी बोला नहीं है, और यहाँ पे क्या बोला है, करंट मार्केट प्राइस जो है ना 96 है, तो हम मानेंगे कि जो हमारा फेस वैल्यू है ना वो 100 रुपीज है, तो 100 × 16%, आई माइनस टैक्स, टैक्स हमारा कितना था, टैक्स ब्रैकेट था हमारा 15%, आई 0.5 डिवाइड बाई P0 96 रुपीज था, तो हमें हमारा केडी मिल जाएगा 16 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 96%, तो हमें हमारा नया केडी मिल जाएगा 8.333%। डन, तो सबसे पहले केडी हमें मिल गया, जो भी हमारा नया डेट से हमें लेके आना था। ठीक है, कॉस्ट ऑफ न्यू प्रेफरेंस शेयर की बात कर लेते, तो प्रेफरेंस शेयर है ना 9.20 रुपीज के हैं, प्रेफरेंस शेयर 9.20 रुपीज का है, जिसके अंदर 1.1 रुपए का, जिसके अंदर नहीं, विद एनुअल डिविडेंड 1.1 पर शेयर। क्या बोल रहा है, प्रेफरेंस शेयर जो है ना वो मार्केट में ट्रेड हो रहा है 9 रुपए 20 पैसे पे, और जिसके ऊपर 1.1 का हम डिविडेंड मतलब कि प्रेफरेंस डिविडेंड पे करते हैं। डन, तो सेकंड मुझे ढूंढना है, केपी इज इक्वल टू इनरिडीमेबल है, तो यहाँ पे आएगा प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाई P0। प्रेफरेंस डिविडेंड हमारा था 1.1, 9.2 हमारा था P0, 1.1 डिवाइड बाई 9.2 इंटू 100, तो ये हमें हमारा मिल जाएगा 11.95, अरे 1.1 डिवाइड बाई 9.2, तो ये हमारा होगा 11.95%। और आपके क्या बोलते हैं, एमटीपी था ना, एमटीपी नवंबर 2019 देख रहा था, उसके अंदर इन लोगों ने इसको है ना राउंड ऑफ करके 12% ही कर दिया है, तो आप इससे लेके भी गिनोगे तो भी चलेगा, और ये लेके गिनोगे तो भी चलेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। हम क्या करेंगे, हम दोनों से ही आपको बता देंगे। ठीक है, तो केबी भी हमें मिल गया,
अब बात करते हैं न्यू इक्विटी शेयर की। डन। तो कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विटी शेयर, कंज्यूमिंग न्यू इक्विटी फ्रॉम रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग से हमने हमारी इक्विटी लेके आएंगे, तो हमें क्या डिविडेंड होगा, क्या सब होगा, वो हम अब गिनेंगे। तो न्यू इक्विटी गिनने के लिए मुझे सबसे पहले ये पता होना चाहिए मेरा रिटेन अर्निंग का कितना पोर्शन मैं एज अ डिविडेंड बांट रहा हूं, मतलब कि न्यू इक्विटी शेयर कब क्रिएट होगा। तो हमने पढ़ा है बोनस शेयर और वो सब पढ़ा है। तो ये क्या करेंगे, जो रिटेन अर्निंग का पोर्शन है ना, वो 100% पोर्शन को क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे इक्विटी में। अब जब ये कन्वर्ट करेंगे इक्विटी में, तो क्या होगा, इक्विटी शेयर होल्डर का क्या होगा, फायदा होगा। फायदा, इक्विटी शेयर होल्डर का फायदा होगा। हिंदी थोड़ा लिखने में कमजोर हूं। इक्विटी शेयर होल्डर का फायदा होगा। अब इक्विटी शेयर होल्डर का जैसे ही फायदा होगा, तो जो भी फायदा होगा उसको मैं एज ए डिविडेंड डिनोट कर सकता हूँ। डिविडेंड दे नहीं रहे, बट इक्विटी शेयर दे रहे, जो डिविडेंड जैसा ही है। तो अब मुझे D1 फाइंड आउट करना है। तो D1 फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास ईपीएस तो पड़ा है भाई 2019 का 23.60 है। ठीक है, 23.60 मेरा ईपीएस है। अब मुझे मेरा डिविडेंड ढूंढना है, तो वो डिविडेंड कितना है, 50% है। तो 23.60 का मैं 50% करूं, तो मुझे मेरा रिटेन अर्निंग या डिविडेंड जो भी आप बोलो वो मुझे मिल जाएगा। ये कितना होगा, ये हमारा हो जाएगा 11.18। डन। तो मुझे यहाँ पे हमारा D1 मिल गया। D1 मिल गया 11.18। डन। P0 हमें पहले ही बता दिया था 236 है, और ग्रोथ हमने ढूंढ लिया है भाई 10% का है। तो ठीक है, फटाफट गिन लेते हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू D1 डिवाइड बाई P0 प्लस ग्रोथ। ठीक है, D1 हमने कैसे ढूंढा भाई, 23.60 और 50% वो लोग डिविडेंड पे कर देते हैं, तो 11.80 है ना, 11.80 यही था ना। 23.60 का 50% 11.80 हमारा डिविडेंड हो गया। P0 हमें सम के अंदर ही दे दिया है, तो P0 कितना है, P0 है हमारा 236। प्लस ग्रोथ की बात कर ले, तो ग्रोथ हमने ढूंढ लिया 0.10% का था। ग्रोथ ढूंढना है तो आप क्या कर सकते हो, जी इज इक्वल टू 9 अंडर रूट 23.60 डिवाइड बाई 10 -1 इज इक्वल टू 10%। डायरेक्ट ऐसे लिख दोगे, कोई कुछ पूछने वाला नहीं है कि भाई तुमने वहां जाके गिना कि नहीं गिना। हमारी सिंपल मेथड से हमने गिन लिया था। ठीक है, बहुत है उतना। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू ये 11.80 डिवाइड बाई 236 प्लस 0.10, तो ये आपका हो जाएगा 0.15, माने 15% ये आपका हो जाएगा। तो डन। तीन चीज ढूंढने को बोली थी, तीनों चीज हमने यहाँ पे ढूंढ ली है। अब क्या बोला है, कंप्यूट करो अमाउंट को। अरे सॉरी, अब क्या बोला है, कैलकुलेट द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल व्हेन नो न्यू शेयर आर इश्यूड। ठीक है, एमएसीसी ढूंढ लेते हैं हम। एमएसीसी, देखो डब्ल्यूएसीसी बोलो एमएसीसी बोलो, सारे नाम एक ही है। ठीक है, आप इसको डब्ल्यूएसीसी भी लिख सकते हो, मार्जिनल एसीसी ये भी लिख सकते हो। ठीक है, वहां पे कुछ भी नाम दिया, हमें पता होना चाहिए हमें क्या ढूंढना है। ठीक है, तो सबसे पहले सोर्स होगा हमारा, देन हमारा आएगा अमाउंट। ठीक है, देन आएगा हमारा वेट। सोर्स, अमाउंट, वेट, देन फोर्थ हमारा था कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एंड लास्ट में हमारा था डब्ल्यूएसीसी। राइट। सोर्स कौन कौन से थे, तीन थे। सबसे पहला सोर्स था हमारा डेट, सेकंड हमारा था प्रेफरेंस शेयर, एंड थर्ड हमारा था इक्विटी। ठीक है, उन लोगों की कॉस्ट भी हम लिख देते हैं। तो डेट की है 8.333%, प्रेफरेंस शेयर की है 11.95 और 12%। 11.95 और 12%। डन। और 12% एज पर आईसीआई, आईसीआई ने 11.95 को है ना राउंड ऑफ करके 12 कर दिया है। ठीक है,
एंड इक्विटी की क्या है, इक्विटी की है 15%। तो इक्विटी हमारा हो गया 15%। ओके, अब बात करते हैं अमाउंट की। तो आपने यहाँ पे एक वर्ड देखोगे, ये न्यू डेट की कॉस्ट है, न्यू प्रेफरेंस शेयर है और न्यू इक्विटी शेयर है। ठीक है, क्या न्यू डिबेंचर कितने अमाउंट के वो दिया है, नहीं दिया है। न्यू प्रेफरेंस शेयर कितने रुपए के है, वो दिया है, नहीं दिया है। इंडिविजुअल शेयर का अमाउंट या डिबेंचर का अमाउंट दिया है या प्रेफरेंस शेयर का अमाउंट दिया है, बट उसका टोटल अमाउंट हमें अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है। अगर टोटल अमाउंट हमें अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है, तो अब हमें WACC ढूंढेंगे कैसे। तो सीधी बात है, WACC अब ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, हमें वेट चाहिए। वेट का मीनिंग क्या होता है, वेट का मीनिंग होता है ये जो 30 लाख है डिवाइड बाय 200, 30 डिवाइड बाय 200। तो ये आपका हो जाएगा 0.15, 10 डिवाइड बाय 200, तो ये आपका हो जाएगा 0.05 एंड 160 डिवाइड बाय 200, तो ये आपका हो जाएगा 0.8। डन। अब समझो, वेट में हमारे पास तो ना ये अमाउंट है ना ही कुछ है। तो मैं अज्यूम करता हूं कि मेरा राइट नाउ जो भी मेरा वेट है, मतलब कि जो भी मेरा इक्विटी शेयर का अरे जो भी मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर का परसेंटेज हो रहा है, वही न्यू परसेंटेज मैं कैरी ऑन करूंगा। इसका मतलब क्या है, मैं जितने भी डिबेंचर लाऊंगा वो मेरे टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर के 15% हो गए। ठीक है, देन जो भी मेरा प्रेफरेंस शेयर है वो मेरा टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर का 5% होगा। देन जो भी मेरा इक्विटी शेयर है वो टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर का 80% होगा। तो वेट आ गए, सीधी बात है। तो ये एक अजम्पशन है और इसी अजम्पशन पे हमें बेस होके चलना पड़ेगा, नहींतर ये सम हमारा कंप्लीट कभी भी नहीं हो पाएगा, WACC वाला पार्ट। तो यहाँ पे अमाउंट और वेट छोड़ के मैं क्या ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ प्रपोर्शन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। अगर कुछ भी आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आपके पास जो करंट प्रपोर्शन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर है वही उठा के आप न्यू का बना सकते हो। कितना है, डिबेंचर का है 0.15। सिंपली हमने कुछ नहीं किया है, हमने ओनली वेट ही निकाला है ओल्ड का और उसको हमने नाम दे दिया प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, WACC है तो मल्टीप्लाई करते हैं 0.15 इंटू 8.333, 1 पॉइंट, ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट 1.25, देन 0.05 इंटू 11.95, ये हमारा हो जाएगा 0.16। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन हम 12 से करेंगे तो अभी हमारा 0.16 ही रहेगा। बाद में 0.8 इंटू 15, तो ये हमारा हो जाएगा 12। डन। टोटल हम ले लेते हैं 1.25, 0.60 प्लस 12, 30.85। तो हमें WACC और मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल दोनों हमें यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमें मिल चुका है, मतलब हमारा बी वाला पार्ट यहाँ पे कंक्लूड हो जाता है। सी क्या बोल रहा है, सी बोल रहा है कंपनी कंप्यूट कंप्यूट करो अमाउंट को दैट कैन बी स्पेंड फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिफोर न्यू ऑर्डिनरी शेयर मस्ट बी शुल्ड। मतलब क्या बोल रहा है, हमें कितना हमारे पास रिटेन अर्निंग पड़ा है, या हमें क्या बोल रहा है, हमारे पास टोटल कितना कैपिटल स्ट्रक्चर है नया इक्विटी शेयर इश्यू करने से पहले। Assume that retained earning for next year investment are 50% of 2019। जो भी हमारा रिटेन अर्निंग है वो 50% ऑफ 2019 है। क्या बोलना चाहता है, जो भी हमारा रिटेन अर्निंग है ना वहां तक का पोर्शन हम यूज कर सकते हैं। अब क्या करना पड़ेगा, मुझे मेरा रिटेन अर्निंग का पोर्शन कैलकुलेट करना पड़ेगा सबसे पहले। तो हम क्या बोलेंगे, हमारा जितना रिटेन अर्निंग है ना उसके ऊपर से रिटेन अर्निंग मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहां से मैं पहले टोटल रिटेन अर्निंग ढूंढूंगा। ठीक है, टोटल रिटेन अर्निंग ढूंढने के बाद मैं टोटल रिटेन अर्निंग के ऊपर से टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर ढूंढ सकता हूँ। यस, मैं ढूंढ सकता हूँ। कैसे ढूंढ सकता हूँ, समझो आप। मेरा रिटेन अर्निंग मैंने क्या यहाँ पे अजम्पशन लिया है, मेरा जो रिटेन अर्निंग का पार्ट है ना वो 80% है। अब मुझे मेरे पास एक्स रिटेन अर्निंग होगा, उसको मैं डिवाइड बाय 80% कर दूंगा तो मुझे टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर मिल जाएगा। राइट, ठीक है, तो उसी बेसिस पे हम ढूंढेंगे। ठीक है, अभी नहीं समझ में आया, अभी आपको पता चल जाएगा। ये है हमारा सी। सी उन लोगों ने हमें पहले ही बोल दिया है, क्या बोल दिया है,
रिटेन अर्निंग पर से हमें गिनना है, तो सबसे पहले मुझे पूरा रिटेन अर्निंग गिनना पड़ेगा, मेरा रिटेन अर्निंग कितना है। तो रिटेन अर्निंग गिनने के लिए मैं क्या करूं, रिटेन अर्निंग इज इक्वल टू 50% ऑफ मार्केट प्राइस पर शेयर। ठीक है, मतलब कि मुझे एक शेयर का रिटेन अर्निंग चाहिए, तो मैं क्या अज्यूम करूंगा कि वो मार्केट प्राइस का 50% है। डन। तो रिटेन अर्निंग एक शेयर का ढूंढना है, वैसे ही मुझे पूरी कंपनी का ढूंढना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं मल्टीप्लाई बाय कर दूंगा टोटल शेयर से, टोटल टोटल नंबर ऑफ शेयर से मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे टोटल रिटेन अर्निंग मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरा मार्केट प्राइस शेयर का क्या है, तो मेरा मार्केट प्राइस पर शेयर है 236 ही था ना, हाँ, 236 रुपीज एक शेयर का मेरा मार्केट प्राइस है। ठीक है, तो 236 मेरा मार्केट प्राइस है, उसका 15% मेरा रिटेन अर्निंग हम रखते हैं। डन। मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर है मेरे 10,000। ठीक है, तो 236 उसका 50% होगा 118, उसका 10,000, तो ये मेरा हो जाएगा 11,80,000 रुपए। अब क्या है, मुझे एक चीज पता चल गई, मेरा जो रिटेन अर्निंग का पोर्शन है वो 11,80,000 है। मेरा रिटेन अर्निंग का पोर्शन 11,80,000 है। अब मुझे मेरा प्रेफरेंस शेयर और कैपिटल स्ट्रक्चर का पोर्शन चाहिए, तो मुझे मिल जाएगा। यस, मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर और प्रेफरेंस शेयर का पोर्शन मुझे मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, देखो एक मैं चीज बताता हूं, उसको मत करना। सोर्स और अमाउंट में लिख दूं, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेट। देन ये इतना हमें पता है, सोर्स है मेरा डेट, प्रेफरेंस और इक्विटी। इक्विटी माने हमारे यहाँ पे है रिटेन अर्निंग। देन रिटेन अर्निंग का अमाउंट मुझे मिल गया है 11,80,000 रुपए। देन वेट मैं पुराने वाले ही उठाऊंगा, 80, 0.5, 0.80, 0.05 और 0.15। डन। ये टोटल मेरा हो गया 1। अब मुझे क्या चाहिए, अब मैं चाहूं ना, अगर मेरे को बोले भाई प्रेफरेंशियल और डिबेंचर का कितना है, तो 11,80% पे 11,80,000, तो 0.05 पे कितना, 0.15 पे कितना, डायरेक्ट ये भी ढूंढ सकता हूँ। बट मुझे यहाँ पे क्या ढूंढने के लिए बोला है, मुझे यहाँ पे ढूंढने के लिए बोला है अमाउंट दैट कैन बी स्पेंट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिफोर न्यू ऑर्डिनरी शेयर। कितना अमाउंट मुझे लगेगा अगर मुझे नया ऑर्डिनरी शेयर नहीं, मैं अगर कोई न्यू शेयर इश्यू नहीं कर रहा हूं, तो मुझे कितना अमाउंट चाहिए। तो मेरे पास है 11,80,000 रुपए। ठीक है, और मुझे ये 80% पूरे कैपिटल स्ट्रक्चर का लगता है, या 0.8 रखता है, तो 1 का कितना, मतलब कि मुझे ये अमाउंट चाहिए। अगर मुझे ये अमाउंट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, 11,80,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 0.8, 11,80,000 0.8, तो ये मेरा हो जाएगा 14,75,000। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मेरा राइट नाउ जो कैपिटल स्ट्रक्चर है ना, वो है 14,75,000 का। इसका मीनिंग हम लिखते हैं बिफोर बिफोर issuing new capital structure, new capital, issuing new equity, our capital structure is rupees 14,75,000। ठीक है, 14,75,000 कैसे आया, सब पता चला कैसे लाया। अंदर सबने बोला था भाई 50% अर्निंग हम रिटेन करके रखते, तो मार्केट प्राइस हमारा 236 चल रहा है, उसका 50% हमने रिटेन कर लिया, मतलब कि 118 रुपये हमने रिटेन कर लिया। उसका हमने मल्टीप्लीकेशन किया टोटल नंबर ऑफ शेयर्स के साथ, 118 इंटू 10, तो मुझे क्या मिल गया, 11,80,000 मेरा रिटेन अर्निंग है। मुझे पता है जो 11,80,000 मेरा रिटेन अर्निंग है ना, वो पूरे कैपिटल स्ट्रक्चर का 0.8 यानी 80% है। अगर मुझे उसको पूरे कैपिटल स्ट्रक्चर मेरा कितने का है वो निकालना है, तो 11,80,000 डिवाइड बाई 0.8, तो मुझे मिल जाएगा 14,75,000। डन। तो इसी के साथ हमारा सी कंप्लीट हुआ। क्या बोला है, कंप्यूट द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल व्हेन द फंड एक्सीड अमाउंट कैलकुलेट इन अ सी अज्यूमिंग न्यू इक्विटी इश्यू 200%। कुछ नहीं है नया इसमें, ये भी हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। हम अब क्या ढूंढेंगे, हम अब ढूंढेंगे डी।
डी ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए, डी ढूंढने के लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, मुझे मेरा न्यू कॉस्ट ऑफ इक्विटी चाहिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो ये 14,75,000 रुपीज हमारे पास पड़े हैं ना, ये पूरे हमने यूज कर लिए है, ठीक है। अब हम जितना भी मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर है ना, डेट, प्रेफरेंस और इक्विटी, ये हमने पूरा का पूरा यूज कर लिया। अब हम पूरा का पूरा नया इक्विटी शेयर का लॉट हम इश्यू करेंगे। अब इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने हमें बता दिया कि इन्होंने हमें न्यू इक्विटी का प्राइस बता दिया। मतलब मैं क्या मानूंगा, जो मैंने ओल्ड में न्यू डेट और न्यू प्रेफरेंस शेयर ढूंढा है वही मेरा रिमेन रहेगा, ठीक है। न्यू इक्विटी शेयर का हमें दे दिया है, ठीक है, उसकी बात कर लेते। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला जाएगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू D1 प्लस P0, D1 डिवाइड बाई P0 प्लस G। तो D1 हमने पहले ही ढूंढा था 11.80, P0 सबने दे दिया है, P0 हमारा सब में है, लेटेस्ट P0 है 200 डिवाइड बाई 200 प्लस ग्रोथ हमारा कितना था, 7% था ना, ग्रोथ हमने ढूंढा था 10%, 0.10 डन। तो हमारा न्यू 15.9%। तो हमें हमारा न्यू इक्विटी न्यू न्यू कॉस्ट ऑफ इक्विटी मिल गया, ठीक है। ये वाला पोर्शन हम फिर से उठा लेते हैं। हमें न्यू WACC और MACC ढूंढना है, ठीक है। इसको मैं यहाँ ना 12% ही कर देता हूँ। अब एक बात समझो, मेरे पास आज भी अमाउंट नहीं है, तो मैं जो भी नया कैपिटल स्ट्रक्चर इश्यू करूंगा तो इसी रेशियो में इश्यू करूंगा, राइट। अब मेरे पास डेट और प्रेफरेंस शेयर का कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिनने के लिए कुछ नहीं दिया था, तो मैं क्या मानूंगा, जो मैंने पहले गिना वही मेरा कंटिन्यू रहेगा, राइट। बट इक्विटी के लिए मेरे पास नया कैपिटल स्ट्रक्चर आया है, वो है कॉस्ट ऑफ 15.9%, उसको मैंने उठाया, डन। तो 0.8 इंटू 15.9, तो ये हमारा हो जाएगा 12.72, 12.72.6, 0.1.25। तो ये हमारा हो जाएगा 14.57, ठीक है, इजी पीजी। तो हमारा न्यू WACC आ गया, ये न्यू है, तो न्यू WACC आ गया 14.57। तो इसी के ही साथ हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 6, 7 हो गया, 8 हो गया, 8 तो डिविडेंड डिसीजन का है, 9 हो गया है, 10 हो गया है, 11, 11, 11 में आपको एक्सप्लेन कर दूं या मैं गिनूं, 1 आवर अराउंड अराउंड कितने, अब 45 मिनट्स का लेक्चर हुआ है शायद तक, तो कितना हुआ है, अब 43 मिनट्स का लेक्चर हुआ है, एक दो सम हम और गिनेंगे तो 1.5 घंटे का लेक्चर हो जाएगा, देन हम इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। ये सम आप खुद गिनने का ट्राई करना, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में हम गिनेंगे। YTM मेथड आधा घंटा हमारा ले लेगा समझाने के चक्कर में। क्वेश्चन 16 आप खुद ट्राई कर सकते हो, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। अभी हमने जो क्वेश्चन किया है ना, उसी सेम पैटर्न पे ये क्वेश्चन चल रहा है। इंडियन लिमिटेड है, फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर है उसका, विच कंसिडर ऑप्टिमम ऑन द ऑप्टिमम, एक मिनट, टू बी ऑप्टिमम, टू बी ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है, लास्ट क्वेश्चन में भी शायद टू बी ऑप्टिमम था, ठीक है। टू बी ऑप्टिमम का मीनिंग होता है हम कुछ भी हो जाए, हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर रहेगा ना वो इसी परसेंटेज में रहेगा, तो हम परसेंटेज या तो फिर वेट निकाल लेते हैं। तो ये हमारा वेट हो जाएगा 60 डिवाइड बाई 4, 0.6 डिवाइड बाई 4, तो पहला वेट हमारा हो जाएगा 0.15, 0.2 डिवाइड बाई 4, ये हमारा हो जाएगा 0.05। ओके, एज पर लास्ट हमारा जो हुआ था 0.08, वही हमारा यहाँ पे वेट रह चुका है, ओके, 0.8 है ये। तो टोटल ये 1, मतलब कि इसी प्रोपोर्शन में हमारा जो भी कैपिटल स्ट्रक्चर है वो हम इश्यू करेंगे जितनी बार भी नया लेके आएंगे, ठीक है। द कंपनी शेयर मार्केट प्राइस 47 पॉइंट, ये P0 है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड होता है वो 50% ऑफ द ईयर 2020 ऑफ EPS, ठीक है, 50% हम डिविडेंड पे करते हैं। द फॉलोइंग इज अ यूनिफॉर्म ट्रेंड EPS ऑफ के लास्ट 10 ईयर्स का दे दिया, 10 ईयर्स का ट्रेंड क्यों दिया है, तो 10 ईयर्स का ट्रेंड हमें दिया है ग्रोथ ढूंढने के लिए। सबसे पहले तो ग्रोथ ढूंढ लेते, 2 प्लस 10% होगा, तो 220 प्लस 10 42 प्लस 10 66, 2 प्लस 10%,
2 प्लस 10%, मतलब कि 10% से पूरा का पूरा ग्रोथ हमारा जा रहा है 3.22, ठीक है। हमारा ग्रोथ यहाँ पे 10% है, डन। तो जी हमें मिल गया, ठीक है। डिविडेंड हम कितना देते, 50%। तो ईपीएस है 4.72, उसका हम 50% ले लेते, तो 4.72 का 50% हमारा हो जाएगा 2.36, इतना हम डिविडेंड पे करते हैं, डन। द कंपनी इश्यू कर रही है न्यू डिबेंचर, ओके डन। 60% डिबेंचर का प्राइस 96 है, तो हम क्या करेंगे, 16 1 माइनस टैक्स ब्रैकेट है 0.30, तो 1 माइनस 0.3 डिवाइड बाय 96 इंटू 100, डन। 60% रेट को हमने क्या माना है, 100 रुपीज का एक शेयर है, डन। तो 16 इंटू 0.7 डिवाइड बाय 96 इंटू 100, तो ये हमारा हो जाएगा 11.67%। तो कॉस्ट ऑफ न्यू डेट हमारा हो जाएगा 11.67%। ठीक है, 11.67% हमें हमारा क्या मिल गया, हमें हमारा मिल गया है डिबेंचर का कॉस्ट। प्रेफरेंस शेयर का ढूंढने को बोला है, प्रेफरेंस शेयर का मार्केट प्राइस चल रहा है 80.50 और डिविडेंड पेमेंट पीडी पेमेंट होता है 2.22 का, तो 2.22 डिवाइड बाय 8.50 इंटू 100, तो ये हमारा हो जाएगा 2.22 डिवाइड बाय 8.50, 2.22 डिवाइड बाय 8.50 इंटू 100, तो ये हमारा हो जाएगा 12% हमारा यहाँ पे कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विटी शेयर हो जाएगा, अरे न्यू प्रेफरेंस शेयर हो जाएगा 12 रुपीज। अब न्यू इक्विटी शेयर की बात की है, अज्यूम करना है हमें रिटेन अर्निंग से हम पैसा निकाल रहे हैं, ठीक है। तो डिविडेंड तो हमने पहले ही ढूंढ लिया 2.36, डन। मार्केट प्राइस क्या है इसका, इसका मार्केट प्राइस हमारा चल रहा है 47.20 रुपीज का, और ग्रोथ है हमारा 10% से, तो 2.36 डिवाइड बाय 47.20 प्लस 0.10, तो ये हमारा हो जाएगा 15%। देखोगे ऑलमोस्ट है ना, लास्ट सम जैसा ही हमारा ये चल रहा है कोस्ट के मामले में, डन। अब 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 यहां से सबसे पहले हमें मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ढूंढने को बोला है, तो मैं क्या करूंगा, जो भी मेरा आंसर आया है उस इस वेट से मैं मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा। गिव मी 1 मिनट, मैं है ना ये आरटीपी ढूंढ लेता हूँ, अभी तक का तो ठीक था, बट वो पूरा आप कैलकुलेटर में सम करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। गिव मी मिनट, मैं पूरा ढूंढ लेता हूँ। ओके डन, मिल गया हमारा आरटीपी में 20 हमें हमारा मिल गया है। अब एम एम मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का हमारा टोटल जो होगा आंसर आएगा, वो मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ। सिंपली आपको पता ही क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन ही करना है आपको। जो भी हमारा ये यहाँ पे आया है 0.15, 0.05 और 0.80 को, ये हमारा कॉस्ट ऑफ न्यू डेट प्रेफरेंशियल और यहाँ पे जो भी आया है उससे मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो हमारा आ जाएगा 14.35% हमारा एम मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगा, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बाद में वहां पे जो बोला था वैसे, डिटरमाइन द अमाउंट दैट कैन बी स्पेंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिफोर न्यू ऑर्डिनेशन मस्ट बी सोल्ड, अज्यूमिंग दैट द रिटेन अर्निंग फॉर द नेक्स्ट ईयर इन्वेस्टमेंट इज 15%। तो क्या करेंगे भाई, मेरा मार्केट प्राइस चल रहा है 47.20 रुपीज का, उसका मैं क्या करूंगा, उसका मैं कर दूंगा 50%। आई थिंक सो लास्ट वाले सम में है ना, हमें मार्केट प्राइस नहीं लेना था, हमें ईपीएस लेना था, वहां पे ईपीएस की बात की थी। क्वेश्चन नंबर 16 है ना हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, ओके। एंड क्वेश्चन नंबर 16 में हमें क्या बोला है, ओके डन, ठीक है।
ओके। यहाँ पे आपके मॉड्यूल ने क्या किया है, आपके ये आरटीपी मे 21 ने क्या किया है वो मैं बता देता हूँ। इन लोगों ने क्या किया है, इन लोगों ने अलग तरीके से इसमें रिटेन अर्निंग ढूंढा है। उन लोगों ने वहां पे अलग तरीके से ढूंढा है, यहाँ पे अलग तरीके से ढूंढा है। बोथ मेथड वैलिड, बट ये मैं मानता हूँ आरटीपी मे 21 हमारा लेटेस्ट है, तो लेटेस्ट के हिसाब से हम जाएंगे। तो लेटेस्ट में क्या किया है, हमारा ईपीएस का 50% किया है। कितना ईपीएस, मुझे रिटेन अर्निंग ढूंढना है 4.72, 50% रिटेन करता हूं तो 2.36 मेरा रिटेन अर्निंग होगा पर शेयर का। टोटल शेयर कितने, 10,000, तो 10,000 इंटू 2.36, तो ये हमारा हो जाएगा 23,600 रुपीज टोटल रिटेन अर्निंग। ठीक है, अब 23,600 रिटेन अर्निंग होता है, तो 23,600 डिवाइड बाई 80%, तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 29,500 आई थिंक सो। अगर हमने है ना क्या किया होता, अगर हमने वो लिया होता ना 47.2 तो थोड़ा बड़ा आता। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 29,500 रुपये। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ इन लोगों ने क्या किया, लास्ट में इन लोगों ने जो मार्केट प्राइस शेयर का था ना उससे कैलकुलेट किया था। इन लोगों ने यहाँ पे 236 की जगह 2.36 से कैलकुलेट किया है। मेरा भी मानना है 2.36 से ही हमें कैलकुलेट करना चाहिए। 23.60, ओके। इन लोगों ने क्या किया है, इन लोगों ने ईपीएस को मद्देनजर रखा है नए मॉड्यूल में, और पुराने मॉड्यूल में इन लोगों ने मार्केट प्राइस को मद्देनजर रखा था। तो हम भी यहाँ क्या करते हैं भाई, हम यहाँ पे है ना ईपीएस ही लेके आ जाते हैं। ठीक है, 50% ऑफ ईपीएस, तो मुझे मेरा रिटेन अर्निंग मिल जाएगा। ईपीएस मेरा है 23.16, तो ये 118 होगा। एक जीरो यहाँ पे कम हो जाएगा, एक जीरो यहाँ पे भी कम हो जाएगा, अल्टीमेटली एक जीरो, बस इतना ही फर्क आएगा, एक जीरो हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, आप गिनोगे 23.60 इंटू 50% इंटू 10,000, तो ये हमारा हो गया 1,18,000 रुपये। 1,18,000 डिवाइड बाई 80%, तो ये हमारा हो गया 1,47,500 रुपीज। ठीक है, तो वैसे वर्षा कुछ भी करो, इन लोगों ने क्या किया होगा, वहां पे 2 CR था ना, तो उन लोगों ने वहां पे मार्केट प्राइस ले लिया, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ 40 लाख है। हाँ, यहाँ पे सिर्फ 40 लाख है, तो 40 लाख में अगर हम ईपीएस ले लेते, अगर हम मार्केट प्राइस ले लेते, तो ये 40 लाख बहुत बड़ा ही हो जाता कैपिटल स्ट्रक्चर। तो इन लोगों ने मेंटेन करने के लिए यहाँ पे इन लोगों ने ईपीएस का सहारा लिया है, मुझे ऐसा लगता है। 47.20 डिवाइड बाई 2 इंटू 10,000, ओके हाँ, ये 23,60,000 हो जाता अकेला ही। ठीक है, तो इन लोगों ने मैनेज करने के लिए यहाँ पे ईपीएस लिया है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों तरीके से आप सम गिनोगे आपका राइट हो जाएगा। ये वाला हमने कॉन्सेप्ट किया है ईपीएस से, इससे पहले वाला हमने एमपीएस से भी किया था, और हमने अब वहां पे भी सुधार के वहां पे हमने ईपीएस कर दिया है। ठीक है, ओके, 23, 29,500 आ गया। मुझे अब क्या करना है, मुझे अब यहाँ पे न्यू इक्विटी ढूंढना होगा। न्यू केई डिवाइड बाई 14, डी वन मेरा कितना था, डी वन था मेरा 2.22, डी वन मेरा कितना था, डी वन मेरा था 2.36 प्लस 0.10, तो अब ये हमारा हो जाएगा 2.36 डिवाइड बाई 40 प्लस 0.10 इंटू 100, ये भी मेरा हो गया 50.9%। और अल्टीमेटली आपका यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा न्यू एमएससीसी का 15.07%। डन, तो इसी के ही साथ हमने ऑलमोस्ट यहाँ पे 90% सम हमने यहाँ पे गिन लिया, 10% आपको घर पे जाके गिनना है। तो 16 हो गया, 17 हो गया, 18, 19, 19 बाद में देखते, 20 भी थोड़ा अलग टाइप का समय, 21, 21 आप लोग खुद कर लोगे। ठीक है, 21 है, नवंबर 21 के पास्ट ईयर पेपर में पूछा गया था। मैं यहाँ पे पूरा आपको यहीं पे सॉल्व करवा के दे देता हूँ। ठीक है, वैल्यू दिया है एक कैपिटल स्ट्रक्चर का 6 लाख, 4.5 लाख रुपए, 4.5 लाख रुपए टोटल 15 लाख रुपए का बुक वैल्यू है। कौन कौन सी चीजें, डिबेंचर है, रिटेन अर्निंग है, और इक्विटी शेयर है। ठीक है, करंट द मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर 110 रुपए, जो हमारा मार्केट वैल्यू है ना डिबेंचर का, वो 110 रुपए चल रहा है। ठीक है, एंड इक्विटी इज 180%, इक्विटी शेयर हमारा 180 रुपए पर शेयर चल रहा है। द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर इज 24% पर एनम, जो भी हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी है ना, इन लोगों ने डायरेक्ट बोल दिया है वो है 24%। ठीक है, तो के इज इक्वल टू 24% हमें यहाँ दे दिया है। डन, company is paying a tax 30%, calculate a WACC on the basis of a market value weights, मार्केट वैल्यू वेट के हिसाब से मुझे यहाँ पे WACC हमें निकालना है। तो ठीक है, निकालते हैं।
ओके, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी दे दिया है, हमें कॉस्ट ऑफ डेट ढूंढना है। कॉस्ट ऑफ डेट कौन सा है? ये कॉस्ट ऑफ डेट है इनरिडीमेबल वाला। इनरिडीमेबल वाला है तो केडी इज इक्वल टू, हम कर सकते हैं रेट 1 माइनस टी। डन। तो केडी हमारा है 12% और टैक्स रेट है हमारा 0.30, तो 1 माइनस 0.3। डन। तो 12 इंटू 0.7, तो केडी हमारा हो जाएगा यहाँ पे 8.4। ठीक है, एक तो ये तरीका है देखने का, अल्टरनेटिव वन। इसको मैं क्या बोलता हूँ, हमने ये अल्टरनेटिव 1 और 2 लास्ट टाइम भी किया था। ठीक है, इस बार फिर से कर रहे हैं अल्टरनेटिव 2। अल्टरनेटिव 2 में क्या सोचता हूँ कि राइट नाउ मैं ये शेयर परचेस करने जाऊंगा तो ये शेयर का मुझे नेट प्रोसीड कितना पड़ेगा? ये शेयर का मुझे नेट प्रोसीड पड़ेगा, इस शेयर का मुझे नेट प्रोसीड पड़ेगा, कहाँ गया मार्केट वैल्यू, 110 रुपए। मतलब कि राइट नाउ आज के टाइम पे ये शेयर कोई खरीदने जाएगा तो उसको 110 रुपए पड़ेगा। ठीक है, 12 रुपए का इंटरेस्ट है, 1 माइनस 0.3 डिवाइड बाय 110 रुपए नेट प्रोसीड इंटू 100। अगर इसको हम करें तो 8.4 डिवाइड बाई 110 इंटू 100, तो ये हमारा हो जाएगा 7.636%। तो ये अल्टरनेटिव 2 था। डन। ठीक है, ओके। वैसे ही कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का भी हमें नेट प्रोसीड दिया है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी का नेट प्रोसीड है 180 रुपीज। कॉस्ट ऑफ इक्विटी का नेट प्रोसीड हमें क्या दिया है? 180 रुपीज। तो मैं क्या कर सकता हूं, अल्टरनेटिव टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए क्या होगा भाई? इन लोगों ने बोला है भाई इक्विटी शेयर का रेट ऑफ रिटर्न जो है ना वो 24% पर एनम है। मतलब कि जो भी कॉस्ट ऑफ इक्विटी है ना वो 24% पर एनम कमाती है। तो अगर मैं मान लूं कि कंपनी का 100 रुपए का एक शेयर है तो कंपनी 24% के हिसाब से कितना कमाएगी? 24 रुपए हर साल कमाएगी। डन। 24 रुपीज डिवाइड बाय, यहाँ हम अर्निंग का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ई डिवाइड बाय पी जीरो इंटू 100। पी जीरो हमारा है 180 रुपए इंटू 100। तो यहाँ पे अल्टरनेटिव 2 के हिसाब से हमारा ये आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 30.33%। ओके, इन द एग्जाम आप अल्टरनेटिव 1 का सहारा लो तो ये दोनों लिख लेना, अल्टरनेटिव 2 का सहारा लो तो ऐसे गिनना पड़ेगा। ठीक है, ये लिया 99% मार्क्स देने चाहिए, ये लिया 95% मार्क्स देने चाहिए। तो मैंने बोला है 95%। 5% में क्या हो सकता है, नहीं भी दे सकते, गलत कर सकते हैं। तो जब भी अगर आप अल्टरनेटिव 1 यूज करो तो आपका कॉम्बो यही रहना चाहिए, और अल्टरनेटिव 2 का यूज करो तो आपका कॉम्बो यही रहना चाहिए लॉजिक वाइज। अगर एक में आप नेट प्रोसीड 110 लेते हो तो दूसरे का की क्या गलती, उसमें भी नेट प्रोसीड लो, और एक में आप नेट प्रोसीड को इग्नोर करते हो तो यहाँ पे भी आप नेट प्रोसीड इग्नोर करो। तो अल्टरनेटिव 1 क्या बोलता है? अल्टरनेटिव 1 एनपी इग्नोर करता है, अल्टरनेटिव 2 एनपी इग्नोर नहीं करता है। ठीक है, अब यहां से आपको मार्केट वैल्यू ढूंढने को बोले तो आप ढूंढ लोगे। तो मार्केट वैल्यू में आपका सबसे पहले अमाउंट होना चाहिए भाई, 6000 डिबेंचर है, 110 रुपए, तो ये हो जाएगा 6,60,000 रुपए। ठीक है, 4500 इंटू 180, तो ये आपका हो जाएगा 8,10,000 रुपए। डन। डन। फॉर्मेट लगा के अल्टरनेटिव 1 और अल्टरनेटिव 2 के हिसाब से ढूंढ दोगे। मैं यहाँ पे आपको है ना बोल देता हूं, अगर अल्टरनेटिव 1 से जाओगे तो आपका WACC आपका आएगा 60.98%। और अल्टरनेटिव 2 से जाओगे तो आपका WACC आ जाएगा 10.77%। डन। इजी सम। क्वेश्चन 22, क्वेश्चन 22 यहीं पे ही देख लेना है, बुक वैल्यू प्रोपोर्शन और मार्केट वैल्यू के प्रोपोर्शन में ढूंढना है। ठीक है, ये भी सम यहीं पे कंप्लीट कर देते हैं। और लास्ट हमने जो क्वेश्चन की बात की उसको भी असाइड रखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14-9, इसको अपने करवाते हैं तो क्या है आपको एक होमवर्क भी साथ में मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ ये क्वेश्चन आता है। जनरली हमने WACC ढूंढना है, जनरली इसमें भी WACC ढूंढना है, लेकिन एक दो चीजें और ढूंढनी है। एक कंपनी है जिसका कैपिटल स्ट्रक्चर कंसिस्ट करता है, क्या कंसिस्ट करता है? इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, बैंक टर्म लोन, डिबेंचर। ठीक है, ये रखता है जो सारे के सारे रिडीमेबल है एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, जो सारी की सारी चीजें रिडीम हो जाएगी 5% के प्रीमियम पे। प्रेफरेंशियल कैपिटल है वो रिडीम होते हैं एट अ प्रीमियम ऑफ 5%।
द कूपन रेट ऑफ डिबेंचर इज अ 1.5 टाइम्स ऑफ द बैंक टर्म लोन कूपन रेट, वेयर्स द प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड रेट इज अ 1.5 टाइम्स ऑफ अ डिबेंचर इंटरेस्ट रेट। क्या बोल रहा है, जो डिबेंचर है ना वो 1.5 टाइम्स है बैंक टर्म लोन का, और जो हमारा प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड रेट है ना उसका है 1.5 टाइम्स ऑफ अ डिबेंचर इंटरेस्ट रेट। ठीक है, टेन्योर फॉर द बैंक टर्म लोन डिबेंचर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3, 5, 7 ईयर रिस्पेक्टिवली। सबका टेन्योर, पहले सबका क्या बोला, इन सबका टेन्योर, ये सारे रिडीमेबल है 5% के हिसाब से, बाद में उसका हमें टेन्योर दे दिया है। करंट बुक वैल्यू ऑफ द स्ट्रक्चर, इक्विटी, रिजर्व एंड सरप्लस, बैंक लोन, डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर सब दे दिया है, किसी का भी आप देखोगे ना परसेंटेज नहीं दिया है। टैक्स रेट एप्लीकेबल ऑफ द कंपनी इज 25%। डिबेंचर are currently selling price of 96, whereas the preference share are currently selling is a 102. Equity share of the company are quoted 150 per share. The ongoing PE ratio of a company is 6.6667 times. ठीक है, belong to a risk class where the overall capitalization and discounting rate of the company is at a 12%. ठीक है, overall company capitalization rate 20% दे दिया है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन अ बैंक लोन, टर्म लोन, डिबेंचर। इन लोगों ने नहीं बोला होता तो अभी हमें करना पड़ता, क्योंकि हमें WACC गिनने के लिए, मार्केट वैल्यू वेट से WACC गिनने के लिए हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ प्रेफरेंस शेयर चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मुझे कॉस्ट ऑफ डेट ढूंढना है, इक्विटी ढूंढना है, टर्म लोन ढूंढना है। ठीक है, देन लास्ट में ये दोनों चीजें बोली और लास्ट में WACC मार्केट वेट से बोला है। अब इस सम को हमें स्टार्ट करना है, तो देखते हैं इस सम में हमें जिस हिसाब से इंफॉर्मेशन दी है ना उस हिसाब से हम जाते जाएंगे। ठीक है, एग्जाम के टाइम पे आप कभी भी सम गिनो ना, तो हमने अभी तक मेथड दिखाई वो ठीक है। आपको क्या करना चाहिए, जैसे कि सम गिन रहे हो आप, न्यू पेज लिया सबसे पहले तो, ठीक है, बाद में क्या करने का, इन द मिडल लिखने का क्वेश्चन, अगर आइडेंटिफाई करना है अलग से तो ऐसे लिखो क्वेश्चन 49, डन। ऐसे क्वेश्चन 49 लिखा हमने, या फिर आप लिखो, ओके, आपको एक ही पेन से करना है, ठीक है, ब्लैक पेन से, आंसर 49। ठीक है, आंसर 49 लिखा तो क्या है, जो भी आपका जो बंदा आपका पेपर चेक कर रहा है ना उसको पता चलेगा ये भाई आंसर नंबर 1, 2, 3, 4 है। इन द एडिशनल, जैसे हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, तो यहाँ पे लिखो आंसर 1A। ए माने जो क्वेश्चन 1 है उसके अंदर ए वाला पार्ट। ठीक है, ठीक है, हो सकेगा तो मैं एक आध उसके ऊपर भी एक 5 से 7 मिनट का है ना कंडक्ट कर लूंगा कि क्वेश्चन पेपर कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो कंपनी है जिसके कैपिटल स्ट्रक्चर में ये सारी चीजें कंसिस्ट करती है। ओके, हमारा काम है यहां से, द कूपन रेट ऑफ अ डिबेंचर इज अ 1.5 टाइम्स ऑफ अ बैंक टर्म लोन कूपन रेट। मतलब कि मेरा जो भी बैंक का इंटरेस्ट रेट है ना उससे 1.5 टाइम्स हमारा क्या है, ज्यादा है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्वेश्चन आंसर 49, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बैंक टर्म लोन, इसको मैं मान लेता हूं ये हमारा एक्स है, ई एक्स वाला एक्स नहीं, एक्स माने ABCD वाला एक्स। ठीक है, और उसके बाद क्या बोला था, ये 1.5 टाइम्स है डिबेंचर से, जो हमारा डिबेंचर है ना वो 1.5 टाइम्स है बैंक टर्म लोन से। तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज 1.5 टाइम्स ऑफ एक्स, 1.5 टाइम्स ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये इतना पार्ट हमारा हो गया ढंग से। ठीक है, वेयर्स प्रेफरेंस डिविडेंड रेट इज 1.5 टाइम्स ऑफ अ डिबेंचर इंटरेस्ट रेट। तो प्रेफरेंस डिबेंचर, अरे प्रेफरेंस डिविडेंड रेट जो है वो क्या है, वो इससे 1.5 टाइम्स है। तो हमने 1.5 टाइम्स इंटू एक्स किया था, वैसे ही हम क्या करेंगे यहाँ पे 1.5 इंटू 1.5 एक्स इंटू 1.5, अरे 1.5 इंटू 1.5 एक्स क्या है, 1.5 टाइम्स है 1.5 एक्स से।
तो ये हमारा हो जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5, ये हमारा हो जाएगा 2.25x। डन। तो हमें एक फिगर तो मिल गया कुछ चालू करने के लिए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मैं सबसे पहले ढूंढूंगा कोस्ट ऑफ डेट। कोस्ट ऑफ डेट ढूंढ लेते, टर्म लोन ढूंढ लेते सबसे पहले। देखो मेरे पास है ना स्टार्ट करने के लिए अब कुछ नहीं है सम के अंदर, तो मैं एक एक की कोस्ट ढूंढना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। केडी में सबसे पहले ढूंढता हूँ, कोस्ट ऑफ डी इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखूंगा टर्म लोन। तो टर्म लोन कभी भी रिडीमेबल हो सकती है, तो टर्म लोन कभी भी रिडीमेबल नहीं हो सकती है। एक मिनट हो, टेन्योर फॉर द बैंक टर्म लोन, ओके लिखा ही है, टेन्योर ऑफ द बैंक टर्म लोन is 3 years, debenture 5 years and preference share capital is 7 years. ओके। अब हमें यहाँ पे बैंक टर्म लोन 3 साल का दिया है। बैंक टर्म लोन का मीनिंग आपको पता है क्या होता है? बैंक टर्म लोन का मीनिंग होता है, आज मैंने 1 लाख रुपए लिए बैंक से, तो मैं 3 साल में 1 लाख प्लस इंटरेस्ट पेमेंट करूंगा। दैट मीन्स माई आरवी रिडम्शन वैल्यू इज इक्वल टू नेट प्रोसीड। तो आरवी प्लस एनपी, आरवी माइनस एनपी डिवाइड बाय एन करूंगा तो वो क्या होगा, 1 लाख माइनस 1 लाख डिवाइड बाय एन, मतलब कि 3 साल, जीरो ही हो जाएगा। डन। आरवी प्लस एनपी जो हम एवरेज लेते डिवाइड बाय 2, 1 लाख डिवाइड 1 लाख प्लस 1 लाख डिवाइड बाय 2, मतलब कि जब भी टर्म लोन की बात आए तो बैंक में हम कभी भी प्रीमियम के साथ पैसे नहीं देते, हम सिर्फ इंटरेस्ट और ओरिजिनल अमाउंट देते हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, केडी टर्म लोन इज इक्वल टू, जो भी मेरा इंटरेस्ट रेट है उसको मैं 1 माइनस टी कर लूँ, ठीक है। इफ यू ट्राई देन यू ट्राई आरवी माइनस एनपी डिवाइड बाय एन और डिवाइड बाय आरवी प्लस एनपी, आंसर ऑलवेज सेम ही आएगा। अब मुझे इंटरेस्ट रेट यहाँ का पता नहीं है, तो मैं इंटरेस्ट रेट को एक्स हमने धारा हुआ है, हमने इंटरेस्ट रेट क्या बोला है, रेट हमारा है एक्स, तो एक्स 1 माइनस टी, टी टैक्स हम ढूंढ लेते हैं। टैक्स कितना था हमारे सम में, टैक्स है हमारा 25%, तो 1 माइनस 0.25, तो 0.75 केडी, या कोस्ट ऑफ टर्म लोन ऐसे भी लिख सकते हो। डन, टर्म लोन मिल गया। अब बात करते हैं कोस्ट ऑफ डिबेंचर की, केडी की। कोस्ट ऑफ डिबेंचर, कोस्ट ऑफ डिबेंचर हमारे रिडीम कितने साल में हो रहे, 5 साल में हो रहे। ओके। अब जब ये रिडीम होंगे तब हमें उनको कितने रुपए वापस देने हैं, तो डिबेंचर विच आर रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 5%, जो हमारा डिबेंचर का पोर्शन है ना, वो 5% हम प्रीमियम देके उसको रिडीम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रिडीमेबल का फॉर्मूला हमारा लगेगा I1 माइनस टी प्लस रिडम्शन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय एन डिवाइड बाय रिडम्शन वैल्यू प्लस एनपी डिवाइड बाय 2, ठीक है। रिडम्शन वैल्यू ढूंढ लेते हैं, तो रिडम्शन वैल्यू में क्या बोला है भाई, 5% प्रीमियम पे, तो फेस वैल्यू कितना है, तो डिबेंचर का फेस वैल्यू 100 रुपीज दिया है, 100 प्लस 5% इज इक्वल टू 105। डन। नेट प्रोसीड के लिए बोला है, तो नेट प्रोसीड के लिए बोला है, करंटली वो सेल हो रहा है 96 रुपीज के प्राइस में, तो एनपी इज इक्वल टू 96। डन। फिगर क्या बोलते हैं, फॉर्मूलास में हम इसको रख देते हैं। तो इंटरेस्ट का रेट मेरा कितना है 1.5x, ठीक है। और फेस वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू है 100, तो मुझे इंटरेस्ट ढूंढना है, तो मैं क्या करूंगा, I इज इक्वल टू 100 रुपीज का फेस वैल्यू है जिसका रेट है 1.5x, तो ये क्या हो जाएगा 150x। तो अब कॉस्ट ऑफ डेट इज इक्वल टू 150x 1 माइनस 0.25 प्लस 100 - 96 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कितने थे, नंबर ऑफ ईयर्स थे 5, डिबेंचर के 5 है, तो डिवाइड बाय 5, 100 प्लस 96 डिवाइड बाय 2, ठीक है। इसको हम फॉर्मूला के रूप में हम लिख देते हैं, तो 150 इंटू 0.75, ये हमारा हो जाएगा 112.5x प्लस 100 माइनस 96 4 डिवाइड बाई 5 0.8, एंड ये हमारा हो जाएगा 96 97 98, ये हमारा हो जाएगा। डन। नहीं, 100 प्लस 96 डिवाइड बाई 2, ये हमारा हो जाएगा 98, ठीक है। एक मिनट, कुछ गलत कर दिया है ना, हमारा रिडम्शन वैल्यू था 105, 100 नहीं था, रिडम्शन वैल्यू था 105, 105, तो ये हमारा पहला हो जाएगा
105 माइनस 96 डिवाइड बाई 5, ये हमारा हो जाएगा 1.8। नीचे वाला पोर्शन हमारा हो जाएगा 105 प्लस 96 डिवाइड बाई 2, 100.5, 100.5। डन। तो ये मुझे कोस्ट ऑफ डेट मिल गया। डन। कोस्ट ऑफ टर्म लोन और कोस्ट ऑफ डेट ढूंढ लिया। ऐसे ही हम कोस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी ढूंढ सकते हैं। यस, हम इस ऐसे ही हम कोस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी ढूंढ सकते हैं। तो केपी इज इक्वल टू पीडी प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस आरवी माइनस एनपी डिवाइड बाय एन, आरवी प्लस एनपी डिवाइड बाय 2। सबसे पहले आरवी की बात कर लेते हैं। तो रिडम्पशन वैल्यू के लिए क्या बोले, जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होगा वो रिडीम होगा एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। ओके, तो 100 रुपीज हमारा फेस वैल्यू है। तो 100 प्लस 5% इज इक्वल टू 105। डन। नेट प्रोसीड हमारा कितना होगा, तो नेट प्रोसीड के लिए हमें बोला है प्रेफरेंस शेयर जो है वो करंटली सेल हो रहा है 102 के ऊपर, तो एनपी इज इक्वल टू 102। डन। और कुछ 7 साल के लिए है। डन। एन इज इक्वल टू 7। पीडी की बात कर लेते हैं। तो पीडी का रेट हमारा कितना है, 100 का फेस वैल्यू है और उसका रेट हमने ढूंढा है 2.25x। 2.25x, तो ये हमारा हो जाएगा 225x। डन। तो आरवी एनपीपीडी तीनों हमें मिल गया है। फटाफट फॉर्मूला में लिख देते हैं। कोस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज इक्वल टू पीडी हमारा आ गया है 225x प्लस आरवी हमारा है 105 माइनस 102 डिवाइड बाय 7 ईयर्स था। 105 प्लस 102, 102 डिवाइड बाय 2, तो केपी हमारा आ जाएगा 225x प्लस 105 माइनस 102 डिवाइड बाय 7, ये हमारा हो जाता है 0.4286। डन। नीचे हमारा हो जाएगा 105 प्लस 102 डिवाइड बाई 2, ये हमारा हो जाएगा 103.5। ठीक है, केपीबी हमें मिल गया। डन। तो ये ऊपर का पूरा काम हमने कंप्लीट कर दिया है। अब आगे बढ़ते क्या बोला है। डिबेंचर की बात हो गई, करंटली सेलिंग प्राइस हो गया। इक्विटी शेयर जो कोटेड है ना कंपनी में, वो 150 रुपए के हिसाब से है। और हमारा जो पी रेशियो है, पी रेशियो वो है हमारा 6.667। ओके, पी रेशियो से क्या हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी ढूंढ सकते हैं। 1 सेकेंड। अगर पी रेशियो पर से कॉस्ट ऑफ इक्विटी ढूंढना है ना, तो हम ढूंढ सकते हैं। समरी वाला पार्ट। ओके, कॉस्ट ऑफ इक्विटी पर से पी रेशियो ढूंढना है, पी रेशियो के ऊपर से कॉस्ट ऑफ इक्विटी ढूंढना है, तो उसका फॉर्मूला हमारा लगता है, यहां पे मैं लिख रहा हूं, बड़ा सा यूनिक फॉर्मूला है ये वाला। ठीक है, स्टाइल। डन। अगर सम के अंदर आपको पी रेशियो दिया है, तो आप कैसे ढूंढोगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो हमारे पास है ना, मॉड्यूल ने हमें एक फॉर्मूला सजेस्ट किया है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय पी रेशियो। देन कैसे फॉर्मूला ये आया है ना, ये हम होगा ना तो नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि अभी सम चल रहा है ना, उसके बीच में मेरे को लिंक नहीं तोड़नी है, बट हमने समरी में इसको डाल दिया है। इन सम गिव अ पी रेशियो, इन सम गिव अ पी रेशियो, देन के इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई पी रेशियो। ठीक है, अब यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज कर लेते, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई पी, 1 डिवाइड बाई पी हमारा इस समय कितना है, 6.667। 1 डिवाइड बाई 6.667, तो हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो जाता है अब 15% या 14.9% है, हम उसको 15% लिख देते हैं। डन। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी मिल गया, सिंपल एक फॉर्मूला है, उसका एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में शायद तक देख लेंगे। ठीक है, अब हमारे यहाँ फ्लोटेशन कॉस्ट दिया नहीं है, इसका मतलब क्या है, के इज इक्वल टू
KR इज इक्वल टू 15%, डन। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग इज इक्वल टू 15%, डन। अब क्या करें आगे? अब हमारे हमारे पास कुछ नहीं दिया है, अब हमारे पास क्या दिया है? सीधा हमें दिया है ओवरऑल कैपिटलाइजेशन एंड डिस्काउंटिंग रेट ऑफ द कंपनी इज 20%। दैट मीन्स इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होगा हमारा जो WACC है एस पर बुक वैल्यू इज इक्वल टू 20%, डन। WACC बुक वैल्यू पे से दे दिया है, तो मैं WACC बुक वैल्यू बना सकता हूं। WACC बुक वैल्यू, डन। सोर्स अमाउंट, वेट ले लूंगा, वेट के बाद कोस्ट ले लूंगा, COC कोस्ट ऑफ कैपिटल। देन क्या मैं ले लूंगा? देन मैं ले लूंगा हमारा WACC हमारा आ जाएगा लास्ट में। सोर्स कौन कौन से? तो सम के अंदर सोर्स हमारे पास है इक्विटी रिजर्व एंड सरप्लस, इक्विटी रिजर्व एंड सरप्लस। देन हमारे पास है बैंक टर्म लोन TL, डिवेंचर। एंड देन लास्ट में हमारे पास है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डन। इक्विटी शेयर और रिजर्व एंड सरप्लस 50-50% है, तो ये 50, ये 50। टर्म लोन हमने सबसे पहले ढूंढा, टर्म लोन था 0.75, एक मिनट हो, ये 0.75x है, तो टर्म लोन हमारा आ गया 0.75x, ठीक है। डिबेंचर की बात करते हैं, डिबेंचर में हमने जो वैल्यू ढूंढा था वो था KD का वैल्यू था हमारा 112.5x प्लस 1.8 डिवाइड बाई 100.5, तो वो लिख लेते हैं 112.5x प्लस 1.8 डिवाइड बाई 100.5, डन। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का वैल्यू हमारा था 225x प्लस 0.42x, 225x प्लस 0.426 डिवाइड बाई 103.5, डन, डन। अमाउंट ऑफ कैपिटल लिख लेते फटाफट, अमाउंट उठा लेते 25 10 10 15 20, 25 10 10 15 20, और इसका टोटल है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रुपीज इन लैक्स ही हमने यहाँ पे लिखा है, डन। ये हमारा हो गया टोटल 80, डन। 20 डिवाइड बाई 80 हमारा हो जाएगा, वेट ढूंढ लेते हैं फटाफट, 20 डिवाइड बाई 80 0.25, 50 डिवाइड बाई 80 0.1875, 10 0.125, 0.125, डन। एंड 25 ये हमारा हो जाएगा 0.3125, ठीक है। 0.3125 इंटू 15 ये हमारा हो जाएगा 4.6875, डन। 0.125 इंटू 15 ये हमारा हो जाएगा 1.875, डन। तो दो हमारा क्लियर हो चुका है। थर्ड पे चलते, 0.125 इंटू 0.75 इज इक्वल टू 0.09375x, 0.8075। अब देखो इसका जब मल्टीप्लीकेशन होगा तो आप क्या कर सकते हो, इसको यहां और यहां दोनों जगह मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। याद रखना ये ब्रैकेट में है और ये ब्रैकेट इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 0.1875 इससे और इससे दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 112.5 इंटू 0.8075, तो ये हमारा हो जाएगा 112.5 इंटू 112.5 इंटू 0.875, तो ये हमारा हो जाएगा 21.094 x प्लस 0.1875 इंटू 1.8, ये हमारा हो जाएगा 0.3375 डिवाइड बाय 100.5। वैसे ही लास्ट का देख लेते, लास्ट में भी सेम, ये दोनों ब्रैकेट में है, मल्टीप्लीकेशन होगा, इससे भी होगा और इससे भी होगा, तो 225 इंटू 0.25 ये हमारा हो जाएगा 56.25x प्लस 0.4286 इंटू 0.25 ये हमारा हो जाएगा 0.1072 डिवाइड बाय 103.5, डन। और इसका कॉस्ट ऑफ
WACC हमारा कितना है, WACC हमें बुक वैल्यू के हिसाब से 20% दे दिया था, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ओवरऑल कैपिटलाइजेशन डिस्काउंटिंग रेट ऑफ द कंपनी इज एट 20%। डन, ये इसको KO भी बोलते हैं और WACC भी बोलते हैं, ठीक है। अब मैं इसको जरा ढंग से लिख दूं तो 4.6875 प्लस 1.875 प्लस 0.09375x प्लस 21.094x प्लस 0.3375 डिवाइड बाय 100.5 प्लस, ऐसा एक सम आपको होमवर्क में भी देना है, ठीक है। तो 56.25x प्लस 0.10.72 डिवाइड बाय 103.5, और इस सब का टोटल कितना होता है, इस सब का टोटल होता है 20%, ठीक है। अब यहाँ पे कहीं पे जगह नहीं है, थोड़ा एडजस्ट करते हैं इसको, ठीक है। ये हमारा 20% है और यहाँ पे 20 इज इक्वल टू इतना हो रहा है कुछ तो भी, ठीक है। इसको अब धीरे 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 सॉल्व करते हैं, बहुत लंबा जाने वाला है ये सम, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इन दोनों का टोटल ले लेता हूँ। 4.6875 4.6875 प्लस 1.875, तो इसका टोटल होता है 6.5625, ठीक है। और इस टोटल को मैं इस 20 में से माइनस कर देता हूँ, ठीक है। तो माइनस करता हूँ -20, तो ये हमारा हो जाएगा 13.4375 इज इक्वल टू 0.09375x। ओके, इसका तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूं। अब मैं क्या करता हूं, इसको मैं एक कर देता हूं पूरे फॉर्मूला को। तो इन दोनों फॉर्मूला को मेरे को एक करना हो तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे मेरे को मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो 100.5 इंटू 103.5, ये हमारा हो जाएगा 10,400 ने 1.75, 10,400 ने 1.75। अब ये जो ऊपर का पूरा पार्ट है इसको मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 103.5 से। तो 21.094 21.094 21.094 इंटू 103.5, तो ये हमारा हो जाएगा। मैं एक काम करता हूं, मैं है ना ये पूरा मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे और ये पूरा मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे लिख देता हूँ फटाफट, ठीक है। तब तक के लिए मैं स्टॉप कर रहा हूँ वीडियो 1 मिनट के लिए। ओके, ये पूरा कंप्लीट हुआ। अब हम एक और स्टेप आगे बढ़ेंगे। अब क्या करेंगे, 0.09375 इंटू 10401.75 इसको मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 97 अब मैं क्या करूंगा, अब मैं सीधा सीधा इसको मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा और इस वाले को मैं यहाँ सामने भी ले ही जाऊंगा, साथ ही में ले जाता हूँ, ठीक है। तो पहले तो यहाँ मैं इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरा आंसर हो जाएगा 97.975.16x प्लस प्लस हमारा ये वाला तो पूरा वैसा का वैसा ही रह जाएगा। ओके, और पहले मैंने इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, मतलब कि पूरे अपॉन में आ गया। अब इस वाले पार्ट को मैं सामने मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 30.4375 इंटू 10,401.75 तो ये हमारा हो जाएगा 139,773.52। ठीक है, यहां तक सॉल्व हुआ। अब उसमें से इसमें से मैं क्या करूंगा, ये वाला पोर्शन जो अमाउंट है ना, एक ये अमाउंट है और एक ये अमाउंट है, ये मैं माइनस कर दूंगा। तो ये दोनों माइनस, ये दोनों सामने चले जाएंगे और माइनस हो जाएंगे। तो 10.774 माइनस 34.931, ठीक है। समझो मैंने क्या किया, मैंने ये अमाउंट है, ये अमाउंट है, ये अमाउंट है, इन सबको मैं एक साइड लेके आ गया और माइनस कर दिया। तो ये हमारा हो गया 139,7
139,727.815, ओके, ऐसा समथिंग समथिंग हो रहा है, ठीक है। अब ये जितने भी एक्स वाली अमाउंट है इसको मैं इसका मैं सरवाड़ा कर देता हूँ, मतलब कि एडिशन कर देता हूँ। 975.16 प्लस 213.2 प्लस 5653.125, तो ये हमारा हो जाएगा 88,11.485 एक्स। डन। अब x इज इक्वल टू मुझे डायरेक्ट मिल जाएगा 139,727.815 डिवाइड बाई 8811.485, तो ये आपका हो जाएगा इज इक्वल टू 15.86%, ठीक है। अब ये x क्या था? ये x था हमारा टर्म लोन। टर्म लोन हमारा कितना हो गया? 50.86%। देन टर्म लोन पर से हम ये सारी चीजें अब ढूंढ सकते हैं। कॉपी। देन अब रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ढूंढना है, तो मैं क्या करूंगा? 1.5 इंटू 15.86, तो 1.5 इंटू 15.86, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 23.79%। डन। बाद में ये 2.25 इंटू 15.86, एक्स कभी चेंज नहीं होगा, तो 2.25 इंटू 15.86 में करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 35.68%। तो सबसे पहले मेरे को सम में क्या ढूंढने को बोला था? सबसे पहले मेरे को सम में क्या क्या ढूंढने को बोला था वो देख लेते। सबसे पहले मेरे सम में मुझे ढूंढने को बोला था रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ बैंक टर्म लोन, डिबेंचर एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। सारी की सारी चीजें मुझे यहाँ पे अब मिल चुकी है, ठीक है। ओके, तीनों चीज मिल गई। अब क्या बोला है? WACC ढूंढना है मार्केट वैल्यू वेट से, तो ये भी एक इजी टास्क है। बट मार्केट वैल्यू वेट से के हिसाब से WACC ढूंढने से पहले मुझे कॉस्ट ऑफ कैपिटल ढूंढना पड़ेगा ना हर किसी का, तो वो ढूंढते हैं, चलो। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो ठीक है, सबसे पहले बैंक टर्म लोन की बात करते हैं। टर्म लोन था, कॉस्ट ऑफ टर्म लोन इज इक्वल टू 0.75 एक्स। डन। 0.75 इंटू 15.86, तो ये हमारा हो जाएगा 0.75 इंटू 15.86, ये हमारा हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, मैं है ना यहाँ पे डायरेक्ट है ना अपना जो आ, ऐसा करो, कॉस्ट ऑफ टर्म लोन हमें मिल चुका है। ऐसे ही है ना, आप कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ पीडी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, A to Z सारी कॉस्ट ला दोगे। देन आप क्या करोगे? देन आप करोगे WACC मार्केट वैल्यू लेके आओगे हर किसी की, एंड ये सम आप कंप्लीट कर दोगे। ओके, तो ये वाला पार्ट है ना आप होमवर्क में ही ले लो, क्योंकि मेरे पास अब टाइम नहीं है कि मैं करूं, तो आप ये पार्ट होमवर्क में ले लो। कल जब हमारा क्लास स्टार्ट होगा ना, जब भी हमारा क्लास स्टार्ट होगा ना कल, तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैं है ना जो भी हमारा ये RTP MTP क्या है भाई, ये RTP में 25 है ना, वो हम यहाँ पे ले आएंगे RTP में 25, एंड वो उसके हिसाब से हम है ना दिखा दूंगा कि आंसर क्या आता है, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय। ओके।